Yes, a very good afternoon to everyone. Welcome to Crack CGB Mentors, and let's start with our class. But before we proceed with the class, can you please confirm, is audio and video clear to everyone? Please confirm this before we will proceed with our class. Please confirm, is audio and video clear to everyone? So let's start our today's current affair of agriculture. In previous lecture we have discussed your current affair till February month, है ना, हमने February तक complete कर लिए थे, and in today's video we are going to cover agriculture current affair till 10th of March. Okay, so let's start with our today's lecture, and the first one is yours. NDDB ties up with NGO for setting up 10,000 biogas plant. ठीक है, जो NDDB ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी एनजीओ के साथ, जो बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है, दे टाइड अप विद फॉर सेटिंग अप 10,000 बायोगैस plants, okay, in 15 states. And what are the major states including in that particular scheme? Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh and Bihar. Okay, why biogas plants are essential for this? Because biogas, they will produce a biodegradable energy, and by your biogas plants we can reuse our agriculture waste, है ना, हम agriculture waste को हम एक productive energy production के लिए use कर सकते हैं. तो this is in a scheme to manage your agriculture waste as well. Okay, so next one. Oh, what's the problem with that? Just wait. Next one is Lantana camera and Prosopis juliflora is an invasive species. ठीक है, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है विच इज डिस्ट्रॉइटिंग फॉरेस्ट इन हरियाणा, जो हरियाणा के फॉरेस्ट को खराब कर रही है, एंड इट हैव इन्वेडेड लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. सो लेंटाना कैमरा और ये जो आपका प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा है, ये क्या है? बोथ आर योर एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक है एंड इन्वेजिव एज वेल. एक्सोटिक स्पीसीज कौन सी होती है? विच आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम अदर कंट्री, जिनको किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाया गया था, एंड नाउ दे हैव कैप्चर्ड दिस एनवायरमेंटल स्पेस. अभी उन्होंने अपना इसको जगह बना लिया है. ओके, सो एंड वन मोर थिंग, इट इज इम्पैक्टिंग आर बायोडाइवर्सिटी एज वेल. ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी खराब कर रही है. कैसे? बिकॉज जो नेचुरल फ्लोरा है, दे इन्वेड देम एंड दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ दैट नेचुरल फ्लोरा. तो हरियाणा के अंदर लेंटाना कैमरा एंड दिस योर प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा, दोनों के दोनों ही दीज आर योर एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीसीज जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रही है. सो वी हैव टू कंट्रोल दीज पर्टिकुलर स्पीसीज. तो आपसे क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकते हैं? दे वी कैन आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट द लेंटाना कैमरा. ओके, इट विल वर्क एज एन वीड एज वेल. ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ये एक वीड का काम भी करती है, कि जो बाउंड्री लाइन्स पे या जो आपकी फील्ड की बाउंड्रीज है वहां पर ये ग्रो कर जाती है, एंड इट विल नॉट लेट द क्रॉप्स ग्रो along the boundary lines of that particular field. ठीक है, तो वहां पर ये खराब करती है. एंड दिस प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा ये क्या करती है? इट बबूल, देखा है, हैव यू एवर सीन दैट बबूल ना? इट विल लुक सिमिलर लाइक दैट बबूल प्लांट, एंड इट इज जनरली ग्रोन इन योर एरिड एंड सेमी एरिड एरिया. ये कहाँ पर ग्रो करता है? एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज के अंदर. ठीक है, तो ये क्या करता है? इट्स रूट्स रिलीजेस सम केमिकल कंपाउंड, है ना, रूट्स हो गई इसकी, एंड इट्स लीव फॉल एंड लिटर जो है उसमें भी कोई न्यूट्रिशियस कंपाउंड होता नहीं है, एंड इट्स रूट्स रिलीजेस सम केमिकल कंपाउंड विच डज नॉट लेट एनी अदर प्लांट टू ग्रो. ठीक है, वो किसी और चीज को आसपास में ग्रो करने नहीं देते. तो दोनों के दोनों ही इन्वेजिव स्पीसीज, एंड वी हैव टू कंट्रोल. द गवर्नमेंट इज वर्किंग on to control it. And this लेंटाना कैमरा इज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स. जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, सजाने के लिए, बट इट बिकम एन इन्वेजिव स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट इज योर गली इरोजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चन ऑन गली इरोजन. ठीक है, आपसे डाटा नहीं पूछेंगे, बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन इरोजन. सो लुक हियर,
लुक यार व्हाट वाज द रिपोर्ट, एक रिसेंटली अभी एक गवर्नमेंट रिपोर्ट आई है देन दैट सेज दैट कि approximately your 77 districts across India are affected by this गली इरोजन. ठीक है, सो इस गली इरोजन से affected. अब गली इरोजन क्या है? गली इरोजन इज अ टाइप ऑफ योर वाटर इरोजन. ठीक है, किसका टाइप है ये? वाटर इरोजन का. अब वाटर इरोजन में क्या है? वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर इरोजन एज वेल. हमारे पास डिफरेंट टाइप के वाटर इरोजन है. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि गली इरोजन इज विच स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, कौन सी स्टेज है ये? सो वी आर हैविंग योर फर्स्ट वन इज योर स्प्लैश. ओके, आफ्टर दैट योर शीट इरोजन इज देयर. आफ्टर दैट शीट के बाद क्या आता है? रिल इरोजन एंड देन gully erosion, and after that your ravine is there. Okay, so look here, what is erosion? Erosion क्या है? The detachment and transportation of soil particles along with some flowing agent. ठीक है, किसी agent के through the detachment, for complete soil erosion there should be detachment plus transportation and then deposition. अगर मैं कंप्लीटली इरोजन की बात करूं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल आ जाते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से टेक्निकल क्वेश्चंस ही आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे. सो लुक हियर, फॉर व्हाट डज इट इरोजन मीन? इरोजन का क्या होगा कि इट शुड बी द सॉइल पार्टिकल शुड डिटैच, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल पार्टिकल एंड दैट डिपोजिशन, है ना. डिटैचमेंट होगा, फिर वो किसी फ्लोइंग मटेरियल के साथ, किसी एजेंट के साथ मूव करेगा एंड किसी दूसरी जगह पे वो सॉइल जाके डिपॉजिट कर जाएगी. देन आई कैन से दैट देयर इज अ सॉइल इरोजन, कि एक जगह से रिमूवल हुआ, दूसरी जगह आपका deposition हुआ. Now as I have told you, splash erosion is the starting stage of a erosion. ये सबसे starting stage है, but this is not a complete erosion. ये complete erosion नहीं है, यहाँ पे detachment होता है only. Detachment कैसे? जब रेनफॉल सॉइल के ऊपर गिरती है तो इट ब्रेक डाउन द सॉइल पार्टिकल्स, सो डिटैचमेंट इज देयर. ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन तो होता ही नहीं है, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी मिनिमल हियर. नाउ लेट्स कम टू द शीट इरोजन. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू अबाउट फ्रॉम द शीट इरोजन दैट विच इज वन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ द इरोजन. This sheet erosion is the most dangerous form of the erosion because it remains completely unnoticed to the farmer. सबसे पहले तो sheet erosion में क्या होता है? जो top fertile layer है soil की, वो uniformly remove हो जाती है and it remains completely unnoticed to the farmer. So this is your sheet erosion. After that rill erosion. Rill erosion में क्या है? Finger like projection बनता है ना. जैसे मेरी फील्ड है तो इसमें जो मिट्टी रिमूव होगी इस तरीके से, है ना, सब finger like projection start to develop in the field. After that gully erosion is there. In gully erosion this rill will become wider. ये काफी wide हो जाती है and this is an advanced form of erosion. And when the gully erosion is there, the soil become unfit for cultivation. gully erosion होने के बाद हम cultivation नहीं कर सकते हैं. तो ये जो आपका डाटा है, this data is very serious. Like 77 districts across India are affecting because of this गली इरोजन. अब गली इरोजन है, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो इट विल बी इम्पैक्टफुल फॉर आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, वहां की पॉपुलेशन के लिए इट इज ना सीरियस. एंड विच स्टेट्स? ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है ना, ईस्टर्न स्टेट में भी और साउदर्न इंडिया में भी. सो these are the type of erosion and I have told you. After that Ministry of Food Processing, ठीक है, अब जो ये MOFPI, Ministry of Food Processing, invites application for financial assistance to set up food processing यूनिट्स. ठीक है, इन्होंने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है कि आप एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है कि आप आइए एंड यू कैन हैव लोन फ्रॉम अस एज टू सेट अप योर फूड प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ व्हाट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम? तो उन्होंने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्या कहा है? दे सेज दे इनवाइटेड एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है टू सेटअप, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है टू सेट अप फूड प्रोसेसिंग यूनिट आउटसाइड द मेगा फूड पार्क. जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना, मेगा फूड पार्क एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इसके आउटसाइड.
to you can set up your food processing unit under the scheme. कौन सी scheme के अंडर? Creation expansion of food processing and preservation capacity, CEF PPC. इस स्कीम के अंडर आप आइए, यू कैन हैव एप्लीकेशन एंड यू कैन टेक लोन फ्रॉम अस टू सेट अप एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स. व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड्स एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट? क्यों ज्यादा कर रही है? बिकॉज इन इंडिया, एक चीज समझो, हमारी कंट्री में क्या है, like agriculture production, we are on the top in lot of agriculture production all over the world. ठीक है, हम and in most of the thing we are in top 3 agriculture production जो हमारी कंट्री का बहुत ज्यादा, but we are having high post harvest losses and as compared to the developed countries जो processing है हमारी कंट्री में वो बहुत ज्यादा कम है. Okay, due to which lot of agriculture produce got wasted. So it is a necessity and demand of the time that we have to set up agriculture processing unit so that we can reduce our post harvest losses, ensure food security as well. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं और रीजंस में पूछे जा सकते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ने क्या किया है, इनवाइट की है एप्लीकेशन, यू कम एंड यू कैन एस्टेब्लिश योर food processing unit outside the mega food park scheme. Okay, under which scheme? Creation expansion of food processing preservation capacity, which is a component of your PM किसान संपदा योजना. ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर क्या है, ये स्कीम क्या है, क्रिएशन एक्सपेंशन एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी. इस स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपेंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, मैंने वैसे ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए हैं. दे वांट टू क्रिएट एंड एक्सपेंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट. Why? To increase the value addition and to increase the processing to reduce food wastage. ठीक है, जो एग्री प्रोड्यूस है उसको वेस्टेज को कम करने के लिए they have launched this particular scheme. Next, to reduce the post-harvest losses, as I have told you, and under this scheme, all are eligible. You can have central, state PSUs, joint venture, FPOs, NGOs, okay, SSGs, individual, single individuals, okay, and group. Everyone is eligible for this particular scheme. These all organizations, they can set up their unit. Now, next, MIONP, Make India Organic, Natural and Profitable. Okay, this is an initiative of कृषि जागरण along with your ICR. कृषि जागरण ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? ICR के साथ कोलैबोरेट किया है टू मेक इंडिया ऑर्गेनिक और टू मेक इंडिया ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग बाय 2047. ठीक है, यहाँ तक कि दे हैव मेक अ प्रोग्राम कि we will make our India organic and natural farming by the year 2047. Okay, under this what they will do, this is in a component. First of all, ये जो organic India है ये किसका part है? This is in a part of India is achieving UN Sustainable Development Goal. जो इंडिया ने अपना Sustainable Development Goal में जो कर रखा है कि this is an achievable or this is in a step towards to achieve that Sustainable Development Goal by 2047. And what was the slogan for that? भारत का जैविक जागरण. ठीक है, क्या है इसका स्लोगन? भारत का जैविक जागरण. What they will do under this scheme? They will encourage farmers and they will provide skill training and they will provide a market accessibility to the farmer for the organic produce. ठीक है कि आप organic produce grow करो, we will provide knowledge to you, we will provide skills to you and we will also provide seeds to you and we will help you to accessible to the market as well. Okay, so this is under this particular scheme. Yes everyone, everything is clear? If there is any doubt you can ask me, just feel free to ask. Now this is a very short news and they can ask you कि कहाँ पर PM ने फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है या कहाँ पर. ये रीजन स्पेसिफिक है. ठीक है, रीजन स्पेसिफिक स्कीम है ये. तो सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन प्रोग्राम, सेचुरेशन कैंपेन प्रोग्राम. सो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट सूरत. कहाँ पर लॉन्च किया? पीएम ने इसको पीएम ने कैंपेन लॉन्च किया है. कहाँ पर? सूरत, गुजरात में. एंड दिस इज अ फूड सिक्योरिटी मिशन. दिस इज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वेयर विच विल गोइंग टू बेनिफिट 2.3 लाख बेनिफिशरीज. ठीक है, ये जो फूड सिक्योरिटी
program hai. This is launched at Surat, Gujarat, and this is going to benefit around 2.3 lakh beneficiaries. Okay. Now, this particular news is beneficial for your mains if you are writing NABARD or any other exam which are related to the agriculture. Okay, so this is very important for you. As in International Women's Day 2025, there are a lot of initiatives. Okay? There are a lot of government schemes in your agriculture which are empowering women to participate under this particular to participate in your agriculture. Okay, and they should have financial freedom as well. So look here, what government is doing to empower women in your एग्रीकल्चर सेक्टर है ना सबसे, बिकॉज इन एग्रीकल्चर ना वुमेन आर लॉट डिप्राइव्ड, बहुत डिप्राइव्ड है वुमेन. सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर देयर एम्पावरमेंट, सो दे हैव लॉट ऑफ स्कीम्स. लाइक फर्स्ट वन इज योर नमो ड्रोन दीदी. दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन योर नवंबर 2023. कब इसको लॉन्च किया गया था? नवंबर 2023 में. ओके, एंड व्हाई दे हैव, so that women can familiarize with new technological intervention, specifically with your drone. So it has a budget allocation. कितना budget allocation था इसका? 1261 crore. Okay, and which is provided, under which 15,000 women or SHGs are provided training through the KVKs. किसके थ्रू इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी? KVKs के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी. आफ्टर दैट लखपति दीदी स्कीम was there. So the लखपति दीदी scheme, it's a SHG related scheme. ठीक है, they have ensured that women are involved in SHGs to achieve a sustainable annual income. ये क्या थी लखपति दीदी स्कीम? Under this SHGs, women should enroll with that, and women should have a sustainable annual income of at least 1 lakh. एंड ठीक है, कितना उनकी एनुअल इनकम हो? 1 लाख तक उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए एनुअली. एंड दे हैड टारगेटेड दैट वी हैव टू मेक 2 करोड़ वुमेन अंडर दिस प्रोग्राम. 2 करोड़ वुमेन को हमें इस प्रोग्राम के अंडर लेकर आना है. ये इनकी स्कीम थी. एज ऑफ 2025 अभी तक 83 lakh SHGs have been formed. अभी तक कितनी SHGs इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर फॉर्म की जा चुकी है? 83 lakh have been formed and encompassing 9 crore women. कितनी SHGs इसमें फॉर्म की जा चुकी है इस स्कीम के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 83 lakh SHGs and has formed, and 9 crore women are under this program. ठीक है, वो इस प्रोग्राम के अंदर है. एंड टू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. ठीक है, तो इसने क्या है, अपने टारगेट को ओवर अचीव कर लिया है. दे हैड टारगेटेड 9 करोड़ वुमेन, बट दे हैड एनकम्पास्ड 9 करोड़ वुमेन. ठीक है, ओवर अचीव देयर टारगेट. सो यू कैन यूज दीज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. ये मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज देयर. अंडर दिस स्टैंड अप इंडिया स्कीम दे आर प्रोवाइडिंग लोन. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 5 2016. कब लॉन्च किया गया था इसको? अप्रैल 5 2016. टू प्रोवाइड फॉर इम्प्रूविंग एंटरप्रेन्योरशिप. किस लिए लॉन्च किया गया था? टू इम्प्रूव एंटरप्रेन्योरशिप इन वुमेन marginalized community including SC and ST. ये पर्टिकुलर स्कीम थी वुमेन SC and ST के लिए. Under this scheme, they will be going to provide them 10 lakh to 1 crore rupees for setting up greenfield project. ठीक है, अगर कोई वुमेन कोई SC ST ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहता है तो दे विल बी गिवन 10 lakh to 1 crore rupee loan for that particular under this particular scheme. After that, PM Kisan is there. Under PM Kisan, this was launched in 2019, and under this 6,000 rupees are provided annually in 3 equal installment through DBT. Now one question is for you. In last class I have told you ki which installment of PM Kisan scheme was distributed recently and in which state, कहाँ पर की गई है, कितने farmers को दी गई है, and how many women are benefited by this scheme. And one more question is there, along with this particular this particular scheme, ठीक है, which scheme was also launched. इसकी installment release करने के साथ साथ along with this installment, which scheme was launched?
in that particular state. ये आपको कमेंट में बताना है. This was a question for you. चलो इसी में बता दिया वुमेन्स का, तो यहीं पे बता दिया आप लोगों को कि हाउ मेनी वुमेन्स आर बेनिफिटेड टिल नाउ. 19th installment in Bihar. Which scheme was launched along with this particular installment, releasing of this installment? Satyam. Okay, 9.8 crore farmers are benefited from this particular scheme, and out of this 9.8 crore farmers, 2.41 crore are women. Okay, so this is again and very good example of women empowerment, and you can use this in your answer writing. Okay. After that PM Kusum is there. Under this PM Kusum was launched in your 2019 में आपकी लॉन्च किया गया था फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, आपके सोलर पावर प्लांट्स और सोलर पंप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोवाइड लगाए गए हैं. फॉर दैट दे हैव प्रोवाइडेड योर लॉन्च एट अ वेरी, डोंट रिमेंबर, पढ़ाई नहीं की, लास्ट लेक्चर अच्छे से याद नहीं किया, याद करके फिर आंसर बताना मुझे. ओके, सो under this is an energy security program. For that solar power pumps and your solar cells are implanted in your fields. Okay, किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज एन शॉर्ट टर्म लोन स्कीम. ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है अप टू 1.6 लाख टू 2 लाख. ओके, इतने तक उनको लोन अवेलेबल कराया जाता है. And again this year 25-26 in this year's budget they have increased the loan limit. ये important है. Okay, and that's why this is important for this year. यहाँ से KCC से definitely question पूछ सकते हैं because they have increased the loan limit under modified interest subvention scheme. कहाँ कितने से कितना increase किया है? From 3 lakh to 5 lakh. Earlier under modified intervention scheme it was your 3 lakh, and this year's budget they has increased it from 3 lakh to 5 lakh. Okay, after that Mahila Kishan Sasaktiikaran Pariyojana. This scheme specifically aims to empower women farmer. ठीक है, for their participation in agriculture, in sustainable agriculture practices and resource and marketing and trading. ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर वुमेन्स को एम्पावर किया गया है फॉर एम्पावरिंग वुमेन्स फॉर participating in agriculture. Okay, and they have to build the capacity for that and training program of various natural agriculture practices and marketing as well. Okay, so this is that. Next, till now clear? Just give me a minute. That's it. Now, Shri Anna Processing and Training Unit is established in ICR IIMR Hyderabad. ठीक है, लास्ट बजट में, last year budget में, when the government have launched this millet program, that year they have established a this center there, and this year just this Shri Anna Processing and Training Unit was established in ICR IIM Hyderabad. यहाँ पर क्या है, श्री अन्ना प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है. थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम दे विल बी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द फार्मर फॉर वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स. ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए या मिलेट्स के लिए जो प्रोसेसिंग है उसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, एंड दे विल डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एज वेल, लाइक योर मिलेट्स के बिस्किट है ना, बाजरे के बिस्किट हो गए, आपके पर्ल मिलेट के बिस्किट हो गए, योर चिप्स आर देयर, कुरकुरे आर देयर. सो दे जस्ट वांट टू मेक फर्दर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस millets. Okay, and here when the Shri Anna Research Institute was established there in Hyderabad, they have organized a National Shri Anna Farmer Fairs and Industry. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर ये प्रोग्राम या फेयर कहाँ पर हुआ था. हैदराबाद में हुआ था. एट विच यूनिवर्सिटी? ICR IIM Hyderabad. Okay, and what was the theme for this particular fair and conference? Shri Anna for Developed India.
Okay, they want to, why they had established this? They want to promote millet cultivation, processing and value addition. Okay, now NABARD and cooperative credit institutions to create 10,000 crore ventures to boost customer service. Okay, NABARD और जो other rural cooperative services हैं, they just want to have 1,000 crore ventures to boost customer services. Okay, so rural NABARD and rural cooperative credit, they had planned that we will spend 10,000 crore rupees for establishing better customer services at where, कहाँ पर करेंगे? जो 3 टायर सिस्टम है हमारा, नाबार्ड स्पेसिफिकली कहाँ पर काम करता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया. सो उसी के अंदर जो 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम है, वहीं पर ये क्या है, 10,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करेंगे सो दैट कस्टमर सर्विसेज विल बी इम्प्रूव्ड देयर. सो दे विल वर्क एट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड पैक्स पे काम करेंगे. ओके, फॉर बेटर services. And at March end 2024, ठीक है, March 2024 तक there were 34 state cooperative bank which are having 2,140 branches and 351 direct cooperative district cooperative banks. Okay, and which are having 13,759 branches. ये इतना important नहीं है, but still this is important. Okay. Now, International Rice Research Institute developed ultra low glycemic index rice. ठीक है, जो now 2 questions are there. They can ask you where is the headquarter of International Rice Research Institute. So कहाँ पर है ये? It is in your Philippines. Okay, and this question was PYQ of various exams I have seen. बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टेब्लिश है. तो दिस इज एस्टेब्लिश्ड इन योर फिलीपींस एंड दे हैव डेवलप्ड अ राइस वेराइटी विच इज अल्ट्रा लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ठीक है, glycemic index like your wheat and your rice is having very high glycemic index. जब किसी क्रॉप का glycemic index ज़्यादा है, that mean it is having high carbohydrate content. ठीक है, उसमें amylose और amylopectin जो है वो बहुत ज़्यादा concentration में है. And if we are going to feed it with diabetic patient या अगर हम उस चीज़ को खाते तो वी आर हैविंग लाइक बोलते ना देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विच देन कन्वर्ट इनटू योर, है ना, उसका एक पूरा प्रोसेस है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट प्रोसेस, वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा कि कैसे वो फैट में एक्यूमुलेट होता है एंड इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिजीज. एज यू नोज कि हाई कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन के फूड खाने से क्या क्या प्रॉब्लम आज के टाइम हो सकती है. एंड डायबिटिक पेशेंट है एंड इफ सम अदर डिजीज, फैट है, ओबेसिटी है, तो वी शुड अवॉइड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए. सो फिलीपींस दिस इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. जनरली ना राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक अबाउ 80-90. ठीक है, इतना ज़्यादा होता है. बट दे हैव डेवलप्ड दैट विच इज हैविंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 45, दैट इज अराउंड 44 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स. जो इन्होंने नई वेराइटी निकाली है 44 के करीब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. ओके, एंड दिस इज हाई इन प्रोटीन एज वेल. प्रोटीन इसमें ज्यादा है. जो मिल्ड राइस होंगे अप्रोक्सीमेटली 16% प्रोटीन विल बी देयर. जनरली राइस में जो प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत कम होता है, लाइक 2 to 3%. ठीक है, वो तो नाउ गवर्नमेंट सेज कि वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश मोर जीन बैंक्स. ठीक है, वो ज्यादा जीन बैंक्स और जीन बैंक्स जो है एस्टेब्लिश करेंगे. व्हाई द जीन बैंक्स विल बी एस्टेब्लिश? टू कंजर्व द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. जो फूड रिलेटेड जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या फिर हमारे जो नेचुरल रेसेस हैं, दे आर गोइंग टू प्रिजर्व दोज रेसेस इन दीज जीन बैंक्स. अब वो यहाँ पर क्या जीन बैंक के अंदर क्या सेव करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन बैंक है क्या? जीन बैंक आर अ रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जैसे हमारी लाइब्रेरीज होती है ना जहाँ पर हम बुक को सेव करते हैं. सो जीन बैंक आर दोज प्लेसेस और दोज रिपोजिटरीज वेयर वी कैन सेव आर
जेनेटिक मटेरियल, जहां पर हम हमारा जेनेटिक मटेरियल सेव कर सकते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर प्लांट्स। ओके, हम उनकी सीड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके पॉलन को रिजर्व कर सकते हैं, टिश्यू सैंपल्स को रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कि अब अगर मुझे फ्यूचर में लाइक साबरमती वीट राइस, साबरमती वीट है, सो आई नीड दैट पर्टिकुलर साबरमती वीट, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि व्हेन वी स्टार्ट टू कल्टिवेट अ पर्टिकुलर सिंगल वेराइटी, तो जो पहले और वेराइटीज जो ग्रो हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो वी कैन जस्ट प्रिजर्व दोज जेनेटिक मटेरियल इन आर जीन बैंक सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ी तो वी कैन यूज दैट। ठीक है, हम वो जेनेटिक मटेरियल को यूज करके हम नई वेराइटी या हम उस वेराइटी को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग मोर जीन बैंक्स सो दैट वी कैन प्रिजर्व आर जेनेटिक मटेरियल फॉर फ्यूचर। और हम वहां पर लैंड रेसेस को, दीज स्कीम्स आर स्पेसिफिकली फॉर लैंड रेसेस। लैंड रेसेस क्या होती है, जो हमारी कंट्री की नेटिव होती हैं। ठीक है, दोज क्रॉप और दोज वेराइटीज विच आर नेटिव टू आर कंट्रीज आर कॉल्ड एज योर लैंड रेसेस। ये जो लैंड रेसेस है ना, इनका प्रोडक्शन तो कम होता है बट दे आर हाईली लाइक रेजिस्टेंट टूवर्ड टेम्परेचर स्ट्रेस, टूवर्ड्स बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस से ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। ओके, सो this is why we have gene bank, and this is why government is more focusing toward that so that we can protect our land races. Now look here, when was the first, this was an important question, when was the first gene bank was created? So the first gene bank was created in 1996 और कहाँ पर इसको establish किया गया था? ICR, Indian Council of Agriculture Research, National Bureau of Plant Genetic Resource, यहाँ पर इसको establish किया गया था, which is in New Delhi. And one more thing, this question they can ask you this question कि कहाँ पर ये फर्स्ट जीन बैंक था, और इससे यहाँ से आपके कई क्वेश्चन वैसे भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि वेयर डज दिस ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दैट इज इन योर न्यू दिल्ली. Currently we are having 12 regional gene banks and where we are preserving our germplasm or genetic material. Okay, now this scheme is less important for your agriculture point of view. Like this is your जो यूनियन मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, दे हैव इनैगोरेटेड अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि दिवस. उन्होंने जन औषधि दिवस पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, वीक लॉन्ग प्रोग्राम. ठीक है, इन 10 व्हीकल. This week-long program was inaugurated by प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी on 7th of March पे किया गया था अंडर व्हिच नेम, और ये हर साल ये प्रोग्राम लॉन्च करते हैं. दैट इज योर जन औषधि दिवस. ये एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम होता है. ओके, अंडर दिस टिल नाउ अगर मैं बात करूँ तो 15,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड. ओके, और इन जन औषधि केंद्र में, इन दीज जन औषधि केंद्र हैव 2047 drugs, 300 surgical equipments which are sold at 50 to 80% cheaper rate than other branded medicine or surgery. अब इसके जो targets हैं, this year they have revised this target, and what are the new targets under this particular scheme? The new targets are, they are going to open 2,500 more Jan Aushadhi Kendra by the year 31st March 2027. The target of opening this year they want to set up 15,000 Jan Aushadhi Kendra by 2015. Okay. So this target 15,000 जो है, out of this 2,500, this 25,000, 15,000 are already established. Okay. And in 2023-24 प्रधानमंत्री these जन औषधि केंद्र have 1,470 करोड़ की इन्होंने सेल की थी. ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा. हाँ, this is important for your exam. Like we are having livestock health and disease control program, so government have changed its guidelines, or they have approved a revision of this particular scheme. So what they did, this scheme has particularly 3 component. इस particular scheme में क्या है, 3 component है. First one is your National Animal Disease Control Program. Second is your LHNDC, that is your Livestock Health and Disease Control, and third one is your Pashu Aushadhi. And
Okay, Pashu Oshdi. And under this Pashu Oshdi, the further this these are the few components under this scheme. So what are the revised guidelines? क्या guidelines को revise किया है under this scheme? They have added a new component. The Pashu Oshdi is a new component added in this particular scheme. So earlier there were 3 components, and this year they have added new component, that is your Pashu Oshdi, and they have total outlay of 3,880 crore for 2 years of 2024 and 2025. ठीक है, इन 2 ईयर के लिए इतना इन्होंने आउटले लिया है, एंड विच इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ 75 करोड़ टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन. लाइक वी आर हैविंग जन औषधि केंद्र फॉर ह्यूमंस ना, so they have launched a Oshdi Kendra for animals where generic medicine are available to the farmer at an affordable rate to feed their एनिमल्स. ठीक है, अपने लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए उनके पास अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन रहे, जिसके लिए उन्होंने ये स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम में एक थर्ड कंपोनेंट भी ऐड किया है, दैट इज योर पशु औषधि. ओके, नाउ जो प्रोडक्टिविटी है लाइव स्टॉक की, दिस प्रोडक्टिविटी इज वेरी highly impacted by these disease like your foot and mouth disease, tuberculosis, Pets diphtheris ruminants, classical swine fever, lumpy skin disease. तो यहाँ से क्या है, इनकी growth and productivity बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज, brucellosis, Pets diphtheris ruminants, classical swine fever and lumpy skin disease. You have to find out the causative agent, symptoms and treatment of these 3 or 4 schemes, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि इस स्कीम, ये जो पर्टिकुलर डिजीज है किसकी वजह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है. सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू रीड अबाउट दैट. ओके, and they have also a scheme under this कि we will give you a doorstep delivery. ठीक है. Now center notifies scheme for cooperative sugar mills for conversion of existing sugarcane based feedstock ethanol plants to multi feedstock based plant. जो earlier sugarcane mills थी, they have to produce ethanol as well. So उन ethanol plants को और uplift करने की, to make them multi feedstock based plants, government have revised its guidelines. Okay, so under this particular scheme जो डैमेज फूड ग्रेन्स वगैरह थे, वहां से जो आपका इथेनॉल बनता था, so they are saying कि you are making ethanol with that, but we can use the damaged grain for feedstock as well. ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ अंडर दिस मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स. यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है? 6% पर एनम टू मेक इथेनॉल एज वेल एज टू प्रोड्यूस लाइव स्टॉक फेड. ठीक है, लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए भी जो आप बना रहे हो उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, एंड वी विल गिव यू इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 6% पर एनम और 50% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. ठीक है, बैंक जो है सिर्फ आपसे इतना ही 50% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, एंड रेस्ट इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जो अदर पैसा आपका जो लोन आपने लिया होगा या जो भी है उस पर जो इंटरेस्ट जो लगेगा, लाइक 5% इंटरेस्ट है, तो 2.5% उस इंडिविजुअल को पे करना है, एंड 2.5% इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द 5 ईयर. ओके, जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी है. And government also have fixed the target of 20% blending of ethanol in petrol with 2025. Okay. Now this is a second advance estimate, and this is very important for your exam point of view, and this is recently लॉन्च, अभी अभी रिसेंटली इसको किया है, एंड दिस इज फॉर योर खरीफ एंड रबी के लिए है. सो लुक है, जो इस साल का खरीफ प्रोडक्शन है दैट इज योर 1663.91
LMT, ये आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे वैल्यूज आपको सिर्फ कुछ क्रॉप्स की याद करनी है, बट यू शुड नो विच वन इज इंक्रीज्ड और विच वन इज डिक्रीज्ड. Yes, definitely Satyan. All the agri related exam na, these agri MCQs are relevant for those particular exam, because na, if you will see the pattern of agri related exam, किसी के भी आप देखेंगे ना, तो they will not ask you much of the schemes, much of the government related news or much of the other current affair. They will going to ask you agri related news, वो ज़्यादा वहीं से पूछते हैं. And even if the static comes to you ना, अगर static news भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि which is a causative agent of foot and mouth disease in animals, तो that is in current affair, क्योंकि current affair में था, वो recently government ने उससे जो गाइडलाइंस है वो रिवाइज की है. इफ अ क्वेश्चन कम्स टू यू ऑन इन्वेजिव स्पीसीज एंड दैट आंसर इज लेंटाना कैमरा, तो वो भी क्या है आपका करंट अफेयर में था. सो यू हैव टू रीड इट लाइक दैट कि एग्रीकल्चर इज एन अ स्टैटिक सब्जेक्ट, तो उसको स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ना है. ठीक है. So these current affair are relevant for your all agri related exams. Okay, and this is very important if you are going to give AIC exam. So खरीफ ग्रेन प्रोडक्शन जो है कितना हुआ है इस साल, 1663 LMT, दैट इज योर लाख मेट्रिक टन. आफ्टर दैट रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इट इज एस्टिमेटेड अप टू 1645 LMT. खरीफ राइस प्रोडक्शन जो है दिस ईयर इट इज हायर 1206.79 LMT. ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कितना था 1132. ओके, एंड means this year's kharif rice production is increased by 74 LMT. अब यहाँ से क्वेश्चन ना आपसे डाटा नहीं पूछेंगे, they will ask you कौन सा इंक्रीज हुआ है कौन सा डिक्रीज हुआ है. तो राइस प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड रबी राइस प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 157.58 LMT. Wheat production is also higher by, wheat production भी increase हुआ है, higher by 21.38 LMT. Okay, this year 1154 है, last year 1132 था. Okay, and Shri Anna production, that is your millets, is also increased by 30.81 LMT. Okay, Nutri cereals का जो प्रोडक्शन है इट इज एस्टिमेटेड एट 385.63 LMT. और एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ तूर एंड ग्रेन इट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 35.11 LMT एंड 115 LMT. इसका प्रोडक्शन पल्सेस में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है. ओके, खरीफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन जो है, खरीफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज हायर बाय 17.66 LMT. ठीक है, तो हमारा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज हुआ है. सोयाबीन प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20.70. ओके, रेपसीड एंड मस्टर्ड as compared to the previous, and the production of rapeseed and mustard is estimated at 128.73 LMT. ठीक है, cotton production is estimated at 294.25 lakh bales and one bale is equals to 170 kg. ठीक है, वन बैले कितना होता है 170 kg. Okay, and kharif oil seed and rabi production is this much and jute is also this. So this is all about for today's agriculture CA. We will meet you on the next Saturday. ठीक है, संडे में नेक्स्ट सैटरडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी. ओके, एंड 10 days के कंपाइलेशन के साथ वी विल मीट यू अगेन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.